हेलो बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है HCF ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू 9। यानी ये जो दो संख्याएं हैं 306 और 657 का HCF कितना है? 9 है। इसका मतलब ये है। और आपको एलसीएम ज्ञात करना है इन संख्याओं का। इसका मतलब वो जो दो संख्याएं जो दी हुई हैं हमें वो कौन सी हैं? यानी इसका मतलब आप ये समझ लो HCF ऑफ 306, 657। इसका मतलब है कि 306, 657 और इसका मतलब है 306 और 657 का HCF कितना है? 9 है। ठीक है। अब बस आपने क्या है, आपको एक सूत्र बताया था हमने और आपने क्या ज्ञात करना है? एलसीएम आपने ज्ञात करना है। ये आपने ज्ञात करना है। तो आपका सूत्र था संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। खाली संख्याओं भी लिख सकते हैं। संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा एलसीएम। ठीक है। आपने ऐसे नहीं करना है कि 306, 600, आपको ये दिया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि इन दोनों संख्याओं का HCF 9 है। आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपने सूत्र लगाना है। संख्याओं का गुणनफल मतलब दो संख्याएं कौन सी हैं आपके पास? दो संख्याएं हैं 306 और 657। इनका आपने क्या करना है? गुणनफल गुणा करना है। 306 गुणा 657 ये किसके बराबर है? HCF दिया हुआ कितना? HCF आपको क्या दिया हुआ? ये 9 दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर HCF की जगह 9 लिख देंगे और LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है। LCM हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा? LCM बराबर है कितना हो जाएगा? 306 गुणा 657 बटे 9। लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं लिख सकते? हम लिख सकते हैं ना। तो अब इसको अगर एक कट रहा है तो हम इसको काट देते हैं। देखते हैं ये कट रहा है। 9 सत्ते 63 बचा 2, 27, 9 3 27, यानी 306 गुणा 73 ये हमारे पास आया। और इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22,338। ये हमारे पास आ जाएगा जब हम ये गुणा करेंगे। ठीक है। तो यानी इसका मतलब एलसीएम क्या आ गया? ये आपका आंसर आ गया। एलसीएम बराबर है 22,338। ये आपका आंसर समझ में आ गया। इसमें आपने अगर आपको चाहे आपके पास एलसीएम दिया होता और आपको HCF ज्ञात करना होता तो भी आप यही सूत्र लगाते। तब आप एलसीएम की जगह रख दोगे और HCF इसी तरह से निकाल दोगे। कोई भी एक चीज़ आपको दी हो और दो संख्याएं आपको पता हो, दो संख्याएं पता हो और HCF या LCM में से कोई एक चीज़ पता हो तो आप ये इनको सूत्र द्वारा, इस सूत्र के द्वारा आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है। क्योंकि लिख दो। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, पांचवा क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं या समाप्त हो सकती है। यानी पहले इसका अर्थ समझो। इसका अर्थ है, वो बोल रहे हैं कि मान लो समाप्त हो सकती है मतलब, एक मिनट, ये समाप्त हो सकती है इसका मतलब समझो पहले। इसका मतलब है कि अगर हम इसकी घात 6 की घात n है, मान लो 6 की घात कुछ भी हो सकता है, ये रफ कर लेते हैं, रफ। ठीक है। 6 की घात 1 भरेंगे तो 6 आएगा, 6 की घात 2 भरेंगे तो 36 आएगा। ठीक है। ऐसे 6 की घात 3 भरेंगे तो 216 ऐसे कुछ आता है ना। तो ऐसे करते करते अगर हम ऐसे करते करते क्या ऐसी कोई संख्या होगी कि जैसे यहाँ पर 216 आया तो ऐसे आए कि उसके आखिर में
जीरो वाली संख्या आ सकती है कोई? ठीक है, जैसे इस टाइप की कोई संख्या आ सकती है। देखो इसमें तो कहीं जीरो नहीं आया, 6 आया, 36 आया, 6 आया, इसके आखिर में ये 6 है, इसके आखिर में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ठीक से समझो। देखो 6 की घात 1 थी तो 6 आया, 6 की घात 2 थी 36 आया, यानी इसके यहाँ पर 6 आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है। ऐसे 6 की घात 3 आ रहा है, यहाँ पर समाप्त होती हो, मतलब जो आखिरी अंक हो वो जीरो हो, तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है। ऐसे हम करेंगे तो ऐसी कोई संख्या नहीं होगी 6 की घात की, 6 की पावर में कोई अगर लिखें हम 6 की घात अगर 20 भी लिखेंगे तो भी हमारे पास नहीं लगता कि कोई ऐसी संख्या आएगी जिसका आखिरी अंक जो हो जीरो हो। एक छोटा सा उदाहरण देखो, मान लो एक 20, यही ले लेते हैं, 20 है, 20 का हम एक गुणनखंड करें। अगर हम 20 का गुणनखंड करें तो देखो 20 क्या है, जिसके आखिर में जीरो है। अगर हम इसका गुणनखंड करें 2 एकम 2 जीरो, 2 पंजे 10, यानी जो 20 का गुणनखंड है, 20 का गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 5 बन रहा है। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो इसके गुणनखंड में 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। देखो 2 पंजे 10 तभी तो होगा, 2 पंजे 10 होगा तभी तो आखिरी अंक में 2 पंजे 10 दूनी 20, है ना। अगर यहाँ पर 5 ना हो, अगर यहाँ 5 हो ही ना, कुछ और होता तो तब तो आ ही नहीं सकता है। 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ रहा है और 16 का आखिरी अंक जीरो नहीं है। तो मतलब आपने क्या देखा, क्या नोट किया। एक और उदाहरण देख लो, चाहे एक और उदाहरण आप 50 देख लो। 50 का अगर हम गुणनखंड करें 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, ठीक है, 5 एकम 5। इसका गुणनखंड आ रहा है, 50 का गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। यानी 20 का गुणनखंड 2 गुणा 5 और 50 का गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 5। दोनों में देखो, दोनों में हम नोट करेंगे कि दोनों में 2 और 5 तो आया ही आया है, 2 और 5 तो आया ही आया है, ठीक है। जब तक 2 और 5 नहीं आएंगे तब तक ये इसके आखिर में ज़ीरो नहीं आ सकता, ठीक। इसीलिए इसके किसी के भी गुणनखंड करो, 36 के गुणनखंड, अगर हम ये 6 के देखें, 6 के 36 के गुणनखंड देखें, किसी के भी गुणनखंड करें, इसमें 2 और 5 नहीं आ रहा है। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब इसमें ऐसी कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगी n की जिसके लिए ये ज़ीरो हो जाए, जिसके लिए ये ज़ीरो पे समाप्त होती हो, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, इस टाइप के प्रश्न में आपने हल करना है। सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन है कि 6 की घात n, यानी आपने क्या करना है, नोट करना है कि ये जो है 6 की घात n बराबर है, इसके आपने गुणनखंड करो, 6 के गुणनखंड के 2 3 6 की घात n, ठीक है। तो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में देखो, क्योंकि 5 नहीं आ रहा है, इसमें भी देखो, इसमें इसके जो गुणनखंड किए उसमें 2 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है। यानी इसमें ऐसे इसके कोई गुणनखंड ऐसा नहीं है 6 में कि इसमें 5 नहीं आ रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा है ना, 2 और 3 आ रहे हैं। तो इसका जो अगर हम कितनी भी पावर रखेंगे यहाँ पर, तो इसका जो संख्या आएगी वो ज़ीरो पे समाप्त नहीं होगी, ठीक है। ऐसी कोई संख्या नहीं आ सकती जिसका अंक आखिरी अंक ज़ीरो, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, दोनों ही होने चाहिए, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। इसमें क्या है, 5 उपस्थित, इसमें क्या है, 5 उपस्थित नहीं है। तो लिख देंगे हम 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए यह संख्या मतलब 6 की घात n, यह संख्या
कभी भी यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये एक आप इसके लिए एक नोट याद कर देना, ये नोट याद करो इसको, ये याद करना। ये समझ आ गया ये कैसे हुआ? तो अब ये एक नोट करना आपने, यदि लिख दो, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 एवं 2 और 5 यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 उपस्थित होंगे, या 2 और 5 उपस्थित होंगे, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो आपने ये नोट करना है कि अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 उपस्थित होंगे, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, जैसे एक आपके पास उदाहरण 6 भी है, उसमें 4 की घात n दिया हुआ है ना, 4 की घात n है। इसका मतलब देखो 4 के गुणनखंड में भी 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2 हो रहे हैं। ठीक है, ये उदाहरण है, उदाहरण 6। तो इसमें भी देखो इसके जो गुणनखंड बन रहे हैं, इसमें 2 और केवल 2 गुणा 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो इसमें भी आप सेम बिल्कुल जैसे हमने प्रश्न 5 किया वैसे लिख दोगे, क्योंकि इसके गुणनखंडों में 2 उपस्थित है, 5 उपस्थित नहीं है ना। 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए ये संख्या भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। यानी 4 की पावर आप कितना भी कर लोगे, 4 की पावर आप कितना भी लिख लोगे, यहाँ पर 1 लिखोगे 4 आ रहा है 4 की घात 2 जो है 16 आ रहा है, 4 की घात 3 4 4 16 64 आ रहा है, ऐसे ही करते जाओगे तो ऐसी कोई संख्या नहीं आएगी जिसके आखिर में 0 आए। ठीक है, कारण वही है क्योंकि इसके गुणनखंड में जब हम इनके गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 तो आएगा लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये भी, इसकी कितनी भी पावर कर लो, 4 की पावर आप कितनी भी कर लोगे, 4 की पावर आप 6 भी कर लोगे, और जब इसको हल करोगे 4 को 6 बार गुणा करेंगे तो इसके आखिर में 0 नहीं आएगा। ओके, समझ में आ गई बात? ओके, गुड।